वेलकम टू बी ए क्रेकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए क्रेकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। भूगोल प्रथम प्रश्न पत्र बी ए थर्ड ईयर, ये क्वेश्चन 2 है। और आपने इससे पहले एक लेक्चर देखा होगा प्रश्न 1 का, मतलब क्वेश्चन 1 था और एक क्वेश्चन 2 है। ठीक, इसके अंतर्गत चिंतन ज्योग्राफिकल थॉट्स का दूसरा प्रश्न, जिसके अंतर्गत भूगोल के विकास में रोमन भूगोलवेत्ताओं का क्या योगदान है आखिरकार, इस पर चर्चा करेंगे। परीक्षा से पहले एक बार वीडियो जरूर देखनी है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं इत्यादि करते रहें। ये जो है आप पर डिपेंड करता है, अच्छी तरीके से लाइक वगैरह आ जाती है तो वीडियो बनाने का मन करता है। ठीक है, वीडियो बनाएं और मेहनत भी लगती है वीडियो बनाने में, ऐसा नहीं है कि वीडियो तुरंत बन जाती है। वीडियो के लिए पहले जो है सारा जो है डाटा वाटा इकट्ठा करना पड़ता है इधर उधर से, उसके बाद में फिर वीडियो बनानी पड़ती है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक, चलिए हम बात करते हैं बिना समय गवाए आगे। देखिए, अगर मैं बात करूं भौगोलिक ज्ञान के विकास में रोमन भूगोलवेत्ताओं की योगदानों की, तो बड़ा अच्छा खासा योगदान है। यूनानी साम्राज्य का जैसे जैसे ह्रास होता गया, मतलब यूनानी जो विद्वान थे, यूनान में विद्वानों की कमी आने लगी, यूनान में लोग थोड़े रुचि कम लेने लगे, भौगोलिक दशाओं में भौगोलिक विकास में जो है कम रुचि लेने लगे। तब तक क्या हुआ, यूनानी साम्राज्य के पतन के बाद रोमन साम्राज्य का बोलबाला हुआ। रोमन विद्वान दार्शनिकता एवं वैज्ञानिकता में यूनानियों से कम थे, ठीक, किंतु उनमें क्रियात्मकता अधिक थी। क्रियात्मकता मतलब कार्य करने की क्षमता अधिक थी उनमें, लेकिन वैज्ञानिकता पर आधारित जो फैक्ट्स वगैरह होते हैं या कॉन्सेप्ट थे वो उतने ज़्यादा नहीं थे जितने यूनानियों में थे, उतने रोमन वाले में नहीं थे। ठीक, लेकिन फिर भी इनमें क्रियात्मकता अधिक थी, मतलब कार्य करने की शैली अधिक थी। उसका मुख्य संबंध व्यापार से, प्रशासनिक समस्याओं से एवं सैनिक विजय की योजनाओं से था। रोमन भूगोलवेत्ताओं का प्रमुख योगदान निम्न क्षेत्रों में था। तो रोमन भूगोलवेत्ताओं का क्या योगदान था, किन किन क्षेत्रों में, देखिए। पहला है, रोमन भूगोलवेत्ताओं ने अपने काल में की गई यात्राओं के वर्णन लिखे। जो रोमन काल में भूगोलवेत्ताओं ने अपने काल में जो रोमन यात्री जो है यात्रा कर रहे थे, उन्होंने यात्रा में गए तो जहाँ की परिस्थिति, भौगोलिक वातावरण किस प्रकार से, इन सभी को लिखा। अगला है, पृथ्वी तल पर मुख्य स्थानों की सूचियाँ अक्षांश एवं देशांतरों सहित तैयार कर ली। ठीक, तीसरा इन्होंने किया, पृथ्वी की आकृति, आकार और सौरमंडल के पिंडों से उनके संबंधों के बारे में कल्पनाएं करने के बजाय भूतल के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने पर अधिक बल दिया। मतलब हर जगह जा जा करके जानकारी इकट्ठा करने लगे। चौथा कार्य इन्होंने किया कि रोमन भूगोलवेत्ताओं का ध्यान सिद्धांत के बजाय क्रियात्मकता में अधिक था। प्रमुख रोमन भूगोलवेत्ता निम्न प्रकार से, जिसमें स्ट्रैबो, मेला, पिल्ली, सोनिका तथा डायोनीसियस हैं। ठीक, अब बात करते हैं एक एक करके हम। अब बात करें अगर हम स्ट्रैबो की, तो स्ट्रैबो जो है ये रोमन भूगोलवेत्ताओं में सबसे अधिक योगदान स्ट्रैबो का ही है। स्ट्रैबो यूनानी भाषा में जो है भौगोलिक ग्रंथ लिखा करते थे, और ये ऐसा करने वाले सर्वप्रथम महान भूगोलवेत्ता थे रोमन के। स्ट्रैबो ने बसे हुए संसार के ज्ञात भाग का वर्णन 17 पुस्तकों में एक भौगोलिक विश्वकोश के रूप में संकलित किया है। भौगोलिक विश्वकोश इनका एक जो है संग्रह है, उसमें 17 पुस्तकें शामिल की गई हैं। 2 पुस्तकों में विश्व का वर्णन किया गया है तथा सामान्य भूगोल में 8 पुस्तकों में जो है पहली 2 पुस्तकें हैं उसमें विश्व का वर्णन तथा सामान्य भूगोल। 8 पुस्तकें जो इनकी है, इनमें यूरोप का अध्ययन बताया गया है, 6 पुस्तकों में एशिया का अध्ययन है, और अंतिम पुस्तक में अफ्रीका का भौगोलिक वर्णन किया गया है। स्ट्रैबो ने अपने ग्रंथ भौगोलिक विश्वकोश में भूगोल की विभिन्न शाखाओं, जैसे कि भौतिक भूगोल हो गया, गणितीय भूगोल हो गया, राजनीतिक भूगोल हो गया एवं ऐतिहासिक भूगोल हो गया, सभी की संकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। ध्यान देने योग्य यहाँ पे बात यह होगी कि भूगोल एक जो है बहुआयामी सब्जेक्ट है, एक विस्तृत विषय वस्तु इस भूगोल की विषय वस्तु की है। इसको लेकर के तो भूगोल की कई शाखाएं, कई उपशाखाएं हैं। जैसे भूगोल का एक मानवीय पक्ष है, तो दूसरा पक्ष भौतिक पक्ष भी है। तो अगर इस वीडियो को आपको देखना है कि भूगोल की शाखाएं एवं उपशाखाएं कितनी हैं और उनका संक्षिप्त वर्णन दीजिए, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न शुक्ला HD पॉइंट पे अपलोडेड है, उस वीडियो को आप देख लीजिए जाकर के वहाँ से। ठीक, स्ट्रैबो की रुचि जो थी प्रादेशिक भूगोल में अधिक थी, और इनकी पुस्तक बहुत सारी है।
माला इनकी एक पुस्तक है, उसमें स्पेन, गाल, इटली, उत्तरी और पूर्वी यूरोप, यूनान हो गया, एशिया माइनर, पार्सिया, भारत, दजला फ्रात प्रदेश जो है, सीरिया, अरब, सुदूर पूर्व तथा अफ्रीका के भौगोलिक वर्णन किए हैं इन्होंने। मतलब स्ट्रैबो एक प्रकार से बोला जाए तो ये इन्होंने भूगोल की परिभाषा एवं उद्देश्य भी दिया है। इन्होंने भूगोल की परिभाषा देने के क्रम में बताया कि भूगोल का उद्देश्य केवल सामाजिक जीवन तथा सरकारी कामकाज में सहायता देना मात्र नहीं था, वरन भूगोल का ऐसा स्वतंत्र विषय है, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का आकाशीय पिंडों तथा थल महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों तथा पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना था। भूगोल के द्वारा समस्त संसार के निवासियों का परिचय होता है। भूगोलवेत्ता एक ऐसा दार्शनिक होता है जो मानवीय जीवन को सुखी बनाने की खोजों में संलग्न रहता है, ऐसा जो है स्ट्रैबो का मानना है। आगे अगर इन्होंने जनसंख्या अध्ययन भी किया है, प्रादेशिक अध्ययन भी किया है, भौतिक भूगोल में इन्होंने भी अच्छा कार्य किया है। ठीक, उसके बाद में आते हैं आपके अगले है स्ट्रैबो के बाद में मेला। अब मेला के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं कि जो इनका पूरा नाम है पंपोनियस मेला। पंपोनियस मेला स्पेनिश भूगोलवेत्ता हैं, और ये जो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हैं ये मैं पूरा बता रहा हूँ। जो मेला है ये, एक मिनट, हाँ, जो ये सॉरी, जो पंपोनियस मेला हैं ये कैसे हैं, दक्षिण स्पेन के निवासी थे ये, और अपने भौगोलिक ग्रंथ के प्रथम खंड में कॉस्मोलॉजी जो है उसमें विश्व या ब्रह्मांड का संक्षिप्त वर्णन किया है और पृथ्वी की स्थिति मध्य में बताई है, मतलब बीच में पृथ्वी, बाकी ग्रह किनारे किनारे। पुस्तक के दूसरे खंड डी कारोग्राफिया इनका दूसरा खंड है, उसमें पृथ्वी को 5 बड़े क्षेत्रों में विभाजित करके उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र का भौगोलिक वर्णन किया है। यह पुस्तक 440 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। मेला ने भूमध्य सागरीय तट, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के समुद्री तटों की यात्राएं की थी। इन क्षेत्रों के भौगोलिक वर्णन लिखे हैं। ठीक, और इसके बाद में बात करते हैं पिलनी की, और पिलनी बड़े महत्वपूर्ण है। ठीक, पिलनी के बारे में चर्चा करते हैं। पिलनी ने जो है दोस्तों आकाशीय पिंडों, पृथ्वी की आकृति हो गई, आकार हो गया पृथ्वी का कैसा था, धरातल किस प्रकार से है, ऋतु किस प्रकार का है, ऋतुओं का वर्णन करना इन्होंने किया है। इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है प्राकृतिक इतिहास। इसके 37 खंड जो है प्रचलित हैं, वर्णन में है। पिलनी में जीव विज्ञान, मानव शास्त्र, इन्होंने जीव विज्ञान, मानव शास्त्र, वनस्पति शास्त्र पर अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। पिलनी ने भौगोलिक ज्ञान के विवरण के अंतर्गत पर्वतों के बारे में चर्चा की है, नदियों के बारे में बताया है दोस्तों, एवं जातियों का जो विवरण होता है वो भी प्रस्तुत किया है। ठीक, और सारणीबद्ध विश्लेषणात्मक तरीके से भी प्रस्तुत किया है, मतलब इन सभी चीज़ों को जो अभी हमने बताया इसको सारणीबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, जिससे क्रमबद्ध तरीके से जब कोई चीज़ें होती हैं तो उसमें क्या होता है, वो वैज्ञानिकता पर आधारित होने लगता है सब्जेक्ट धीरे धीरे, और कहीं ना कहीं पे भूगोल जो है वैज्ञानिक सब्जेक्ट है। ठीक, तो इस बात से नकार नहीं सकते। उसके पिलनी के बाद में आपकी सेनिका हैं और डायोनीसियस है। ठीक, तो सेनिका के बारे में ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कहीं कहीं पे देखने को मिल जाता है। इन्होंने चट्टानों का जो क्षरण है, क्रिया है, इसके बारे में बताया। सेनिका ने नदी डेल्टा की रचना किस प्रकार से हुई इसके बारे में विवरण दिया है। और डायोनीसियस जो हैं ये भौगोलिक वर्णन कविताओं के रूप में इनका मिलता है। इन्हें अपने कविता रूपी ग्रंथ में केवल 120 पंक्तियों में मानव संसार का विस्तृत वर्णन किया है। इन्होंने अपने काव्य ग्रंथ में समुद्री देशों एवं द्वीप समूहों का प्रादेशिक विवरण प्रस्तुत किया है। किसने? डायोनीसियस ने। ठीक, तो रोमन भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो, मेला एवं पिलनी ये 3 बड़े ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो है आपके सेनिका और डायोनीसियस। तो स्ट्रैबो और मेला का पूरा नाम है पंपोनियस मेला। ठीक, ये स्पेन के निवासी थे, और पंपोनियस मेला जो हैं ये स्पेनिश भूगोलवेत्ता है। ठीक, फिर मिलेंगे। तो यहाँ तक मेरा वीडियो लेक्चर है ये समाप्त होता है। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, ये जो है इसके जो है तीसरे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।